हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो बच्चों, हमने कल आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगली बार हम लोग किस पर बात करेंगे, सॉलिड एंगल पर, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी, सिस्टम ऑफ चार्जेस की। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब 1 या 2 या 3 या 4 5 चार्जेस का, या n चार्ज जो भी है उसका हम एक ऐसा ही सिस्टम हम इमेजिन करेंगे और उसकी फील्ड उसका फील्ड पैटर्न हम देखेंगे। लेकिन पहले हम सॉलिड एंगल की बात कर लें। हो सकता है आपको 11th क्लास में ऐसा सामने आया हो, बात किया गया हो, क्योंकि इसका एक बार चर्चा तो हुई है आपका मेजरमेंट चैप्टर में। सॉलिड एंगल क्या होता है, इसका यूनिट स्टेरेडियन, रेडियन एंगल की यूनिट होती है, जो प्लेन एंगल की यूनिट होती है। तो वैसे ही कुछ उसी का एनालॉजी लेकर के आपको सॉलिड एंगल बताया गया है। तो जनरली क्या करते हैं, सॉलिड एंगल को बोलते हैं कि 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। सॉलिड एंगल इज व्हाट, 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, एंड it is subtended by what? You know, plane angle, 2-dimensional angle is subtended by a line segment at a point. So if we take a transverse point anywhere, suppose a line segment is here, this is line segment, small line segment. Okay, definition is given on the basis of small line segment. So this is small line segment and go to transverse directions here and here. यहाँ की बात नहीं, हम इधर या उधर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोचिए। तो यहाँ पर इधर या उधर कोई पॉइंट लीजिए यहाँ पर, और इनके एंड्स को आप ज्वाइन करिए लाइन सेगमेंट के, तो जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, प्लेन एंगल बनता है। इसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल, इसको हम बोलते हैं आर्क, और ये चीज क्या है, रेडियस, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये लेंथ का रेशियो क्या होता है, इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉरी प्लेन एंगल बोलते हैं, या 2 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं। तो 2 डायमेंशनल एंगल आर्क डिवाइड बाई रेडियस, या ये डेल्टा एल है और ये आर है, मत आर्क और रेडियस बोलिए अभी। लेकिन अगर ये छोटा सा लाइन सेगमेंट है, ये छोटा लाइन सेगमेंट है, तो ये लेंथ और ये आर, इनका रेशियो आप क्या कहते हैं, प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई आर, एंड यूनिट इज हियर रिटन, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स, बट a reading is taken in what, in radians. Following the same way we can define a solid angle, and solid angle is what, it is subtended by some surface element, area element. Okay, so we can imagine a surface element. Suppose this is small surface element. Okay, its boundary points are joined to a point. This point is here. Suppose this is point O and this is surface element. All points of the boundary are joined like this. Then it forms here a solid angle. तो solid angle क्या है? ये solid angle क्या एंगल है? ये एंगल कोन का एंगल है, एंगल ऑफ कोन है, ये कोन का मेजरमेंट है। तो अब जैसे आपने बर्थडे कैप देखा है कोन जैसा, ये इसका जो नुकीलापन है, जो उसका पिन पॉइंटेड टॉप है, वो क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल है। ठीक, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसमें जो सॉलिड एंगल है वो क्या है, इसको अगर हम बड़ा ले लें, कुछ ऐसे ले लें इस तरह का,
तो ये सॉलिड एंगल क्या हो गया, ये बड़ा सॉलिड एंगल हो गया, ये छोटा सॉलिड एंगल है ना, और नैरो ले लें, ठीक, तो ये और छोटा सॉलिड एंगल हो गया। तो ऐसे में हम सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। आप पेंसिल शार्पन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके सॉलिड एंगल को कम करते हैं, है ना, उसको थोड़ा शार्प करते हैं ना, नैरो करते हैं उसके पिन पॉइंट को, तो इसको क्या करते हैं, ये शार्पन करते हैं तो कहते हैं सॉलिड एंगल क्या करें, कम कर रहे हैं। तो वही कुछ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सरफेस क्या होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए या राउंड होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक एरिया एलिमेंट हम इमेजिन कर रहे हैं जो क्या करता है, जिसके बाउंड्री पॉइंट्स को गिवन पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो बनेगा ना ऐसा टेंट जैसा या कोन जैसा ऐसा बनेगा। वो मेजरमेंट, इसके नुकीलेपन की मेजरमेंट क्या है, ये कोन एंगल की मेजरमेंट, ये इसी को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। तो ऐसा जो अगर प्लेन एंगल की बात जब हम कर रहे थे, प्लेन एंगल अल्फा है, अगर ये ऐसा ये अल्फा लिखते हैं हम डेल्टा एल बाई आर करके ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसी तरह का यहाँ पर भी एरिया ले लेंगे या इस तरह की चीज़ ले लेंगे। अगर मान लेते हैं सरफेस एलिमेंट इस तरह का है ऐसा, और यहाँ कोई पॉइंट है ऐसे लिया हुआ है, और ये हम सॉलिड एंगल देख रहे हैं, आप जरूर कर पा रहे हैं, ठीक। तो जो इसकी मेजरमेंट है वो क्या है, इस सरफेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से नॉर्मल, इस सरफेस पर नॉर्मल है, ये जो लाइन देख रहे हैं बीच में जो थोड़ा थिक ड्रॉ कर दिए हैं हम लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ अगर हम r मान लें, और ये जो सरफेस एलिमेंट है उसकी एरिया क्या है, डेल्टा एस है, ठीक। तो डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा एरिया, ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो ये भी डायमेंशन लेस हुआ अभी, और जो ये चीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मेजर ऑफ सॉलिड एंगल, इट इज मेजर ऑफ सॉलिड एंगल, ओके। तो सॉलिड एंगल अभी और क्या कर सकते हैं, अभी तो सीधा ऐसा दिख रहा है, कभी जो सरफेस जिसको इमेजिन कर रहे हैं उस पर नॉर्मल जो ये पॉइंट है वो नॉर्मल पर ना हो, नॉर्मल में ना हो, किसी और डायरेक्शन में इस तरह हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये सरफेस इस तरह का है, ठीक है, ये सरफेस थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक, और इस तरह पर इस पर जो नॉर्मल है इधर की ओर है, और ये पॉइंट जो हम मान रहे हैं जिस पर एंगल सबटेंड हो रहा है, ये पॉइंट यहां पर, ओके, दिस इज पॉइंट where angle is subtended. So this is surface element, and this surface element subtends solid angle here. तो इस तरह का ऐसा बनता है। आप ऐसे बहुत सारे कुछ देखे होंगे, टेंट देखते हैं, टेंट किसी टेम्पल का टॉप वाला हिस्सा देखते हैं, है ना, इस तरह होता है या ऐसे होता है, ऐसे होता है। चर्च वगैरह में देखते हैं ना, बहुत ऐसा नुकीला सा होता है, वो सॉलिड एंगल क्या है, कम है, और ऐसे थोड़ा फ्लैट है तो ऐसे क्या है, सॉलिड एंगल थोड़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत कॉमन सा ये ऑब्जर्वेशन है, आप जानते हैं इस चीज़ को, नाम अलग बात दे दिया सॉलिड एंगल, जो कॉमन बिहेवियर में हम लोग अक्सर बोलते नहीं हैं नॉर्मली, लेकिन है, इसका एक मेजरमेंट है। तो ऐसी केस में अगर यहाँ पर देखिए सरफेस पर नॉर्मल कैसे है, इधर है, सॉरी सरफेस पर नॉर्मल ऐसे है, और जो पॉइंट O है जहां सॉलिड एंगल बन रहा है वो यहां से पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, है ना। इस पॉइंट की कंपैरिजन में इस सरफेस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यही है, यहां पर ये वाला। तो यहां से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द सरफेस एलिमेंट, इनके बीच एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल अगर थीटा है ऐसा, तो क्या कर सकते हैं, तब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, देख रहे हैं ये वाला,
इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं। क्योंकि हम जो डिफाइन कर रहे हैं सॉलिड एंगल डिफाइन करने का मीनिंग क्या है, ये हम पहले से ही ले रहे हैं कि एक सरफेस है, इस पर नॉर्मल, इसके नॉर्मल पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी बाउंड्री पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए, एक कोन एंगल बन जाएगा, या उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये सॉलिड एंगल बन गया। तो ऐसी केस में, इस केस में जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, जो सरफेस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर ये है यहाँ पर, और इस सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी इधर ही है। दोनों इसको नॉर्मल की डायरेक्शन में, जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में लेते हैं। कोई सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर हम बाहर से देखें, नीचे से देख रहे हैं, तो ये एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे होगा सरफेस एलिमेंट का। और इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या है, O के रिस्पेक्ट में, O से हम देख रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा इक्वल्स 0, ये बन रहा है। तो डिफाइन तो हम ऐसे करें, यही एरिया एलिमेंट जो यहाँ पर है डेल्टा S, और ये जो मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का R, ठीक है, इसका R, डेल्टा S अपॉन R स्क्वायर। सो दिस गिव्स सॉलिड एंगल डेल्टा S डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और डेल्टा S इज व्हाट, दिस इज सरफेस एलिमेंट, एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट। ओके, लेकिन अब यही थोड़ा तिरछा हो जाए, ऐसे जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, इतना एंगल बन गया, नॉर्मल एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन है, हम इसको बोल सकते हैं ये एरिया वेक्टर है। ये देखिए डेल्टा S एन, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है R कैप, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाला कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये R। तो इफेक्टिवली डेफिनेशन के हिसाब से क्या सोच सकते थे हम, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सोच सकते थे इस पॉइंट पर वही सॉलिड एंगल बनता, इस पॉइंट पर उतना ही सॉलिड एंगल बनता अगर ये वाला एरिया एलिमेंट जो यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है नैरो सा, क्या है ये, इस वाले का जो गिवन है, जो तिरछा वाला है ना, उसका प्रोजेक्शन है, ऐसे प्रोजेक्शन। तो इस वाले का प्रोजेक्शन ऐसे कॉस कंपोनेंट कर सकते हैं। अगर ये वाली एरिया क्या है, यस, या यूं कहें डेल्टा यस, ये एरिया इतनी है, तो जो इसकी एरिया कितनी होगी, इस वाले की एरिया कितनी होगी, डेल्टा यस कॉस थीटा, इतनी एरिया होगी। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, अब जो लिख सकते हैं जनरल फार्मूला इसका, ये जो तिरछा वाला है, जो सरफेस एलिमेंट ऐसे है, उसका नॉर्मल इधर की ओर है, वो भी उतना ही एंगल सॉलिड एंगल बना रहा है जितना ये थोड़ा सा वर्टिकल जैसा दिख रहा है, वो भी सॉलिड एंगल उतना ही बना रहा है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों बराबर सॉलिड एंगल बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, उसका नॉर्मल पोजीशन वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, और क्या हो रहा है, और जो ये है जो वर्टिकल जैसा दिख रहा है, इसका नॉर्मल क्या हो रहा है, 0 एंगल बना रहा है। किससे, पोजीशन वेक्टर से। किसका पोजीशन वेक्टर, O के रिस्पेक्ट में इस सरफेस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां, जिसका मैग्नीट्यूड R है ना। तो इस तरह से हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये गिवन सरफेस है, ठीक है, ये गिवन सरफेस है, ये इसका पोजीशन है ऐसे, ये पॉइंट जहां पर एंगल बन रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे R, अलग से इसीलिए बना दे रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर R, और ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है इतना, ये सॉलिड एंगल बना रहा है, ये है कितना है, ओमेगा, एक कैपिटल ओमेगा बोलते हैं इस सिंबल को, एक कैपिटल ओमेगा है।
ये नॉर्मल टू द सरफेस इधर है, ए एन की डायरेक्शन है, या इसी को क्या कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एस एन एरिया वेक्टर है ये, और ये पोजीशन वेक्टर देखिए क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर इधर है, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये आर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही थोड़ा सा ऐसे लाइन ना खींच करके ऐसे मैंने बना दिया, और ये जो मैग्नीट्यूड इस एरिया का है क्या है, डेल्टा एस। तो हो गया, ये वही चीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, और तो हमने डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग दिया है कि जब पोजीशन वेक्टर और नॉर्मल टू द सरफेस एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये चीज़ क्या बताता है, ये सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इस तरह नहीं है, जीरो एंगल नहीं है, नॉर्मल टू द सरफेस और पोजीशन वेक्टर के बीच जीरो एंगल नहीं है, अगर कुछ ऐसा एंगल बन रहा है तो क्या लिखते हैं फिर, तब फिर यही सॉलिड एंगल क्या बन जाता है, डेल्टा एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जनरल फॉर्म इसका हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, एंगल किसके बीच लिया हुआ आप लोगों ने, थीटा किसके बीच एंगल है, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, वही नॉर्मल डायरेक्शन में, किसी भी एरिया किसी भी सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये डस्टर देख रहे हैं, ये ऐसे अगर हम रखे हुए हैं तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की ओर, इधर से ये पूरा क्लियर दिखता है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, उधर आपकी ओर, इधर वाले इस फेस का एरिया वेक्टर मेरी ओर है, इस फेस का एरिया वेक्टर किधर है, इधर की ओर है, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर की ओर है। तो अगर हम इस फेस को हमने ऐसे टर्न कर दिया या इस फेस को ऐसे टर्न कर दिया, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, ऐसे हो गया, इधर की ओर हो गया। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो किसके बीच एंगल ले रहे हैं, ये नॉर्मल की डायरेक्शन ही एरिया वेक्टर डायरेक्शन है। तो अगर थोड़ा झुक गया ये ऐसे, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, एंगल हम किसके बीच ले रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, ये देखिए इसका मिड पॉइंट इसलिए लेते हैं, पोजीशन वेक्टर इसका ये पोजीशन यही मानते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, ओ से पोजीशन इसकी देख रहे हैं और नॉर्मल इधर है। तो दोनों, कहने का मतलब क्या है, जो एंगल ले रहे हैं ना वो दो डायरेक्शन के बीच ले रहे हैं, या ये कहिए दो डायरेक्शनल क्वांटिटीज के बीच ले रहे हैं। ये डायरेक्शनल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर है इस सरफेस एलिमेंट का, और दूसरा क्या है, दूसरा कौन सी चीज है, पोजीशन वेक्टर के अलावा डेल्टा एस एरिया वेक्टर है। तो दोनों डायरेक्शन के बीच, और आप जानते हैं जब यहाँ वेक्टर वेक्टर के बीच एंगल लिया हुआ है, कोसाइन दिख रहा है, तो कुछ और आपको याद आना चाहिए इस समय, और वो चीज क्या है, ए डॉट बी, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ, या सीधे शॉर्ट में लिखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसा हो गया, तो कुछ ऐसा याद रखिए। अब इसमें मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं किसी का 1 होगा तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे सीधे इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और इनमें से ए और बी या ए या बी किसी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, मान लेते हैं बी का 1 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये तब होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, जब 1 होगा। तो यही चीज यहां पर भी दिख रही है। क्या ले रखे हैं, यहां ऊपर आई एस है, एस को हम क्या लिख सकते हैं, ये दो डायरेक्शन के बीच का एंगल है, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर यहां पर विजिबल हो पाए तो यहां जरूर हम लिखेंगे। यहां पर देखिए
क्या हो सकता है, डेल्टा एस कॉस थीटा को, एक्चुअली थीटा क्या है, एंगल दो डायरेक्शन के बीच है, डेल्टा एस के बीच और आर के बीच, क्या लिख सकते हैं, ये एंगल डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इंटू 1 कॉस थीटा, 1 किसका मैग्नीट्यूड है, डेल्टा एस इंटू आर का मैग्नीट्यूड, आर क्या है, यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का हम क्या कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही मतलब होता है कि उनकी डायरेक्शन को लेकर के मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ऐसे लिखते हैं, कोसाइन लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा एस कॉस थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इंटू 1, डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इंटू 1 कॉस थीटा, 1 क्या है, आर का मैग्नीट्यूड है, आर यूनिट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही चीज है, इसी को फिर लिखा हुआ है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एस डॉट आर लिख सकते हैं, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एस की डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर है, देखिए एस की डायरेक्शन में, एस की ये डायरेक्शन है या एस की ये डायरेक्शन है, इसमें यूनिट वेक्टर क्या है, एन, तो हम इसको एक चीज और लिख सकते हैं, डेल्टा एस इंटू एन डॉट आर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये पूरी चीज को ध्यान से देख लीजिए क्या है ये। और अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए ओमेगा की जगह में, ओमेगा के इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं, देन ओमेगा यानी कौन सा एंगल है, देन ओमेगा इक्वल्स डेल्टा एस एन डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से सॉलिड एंगल के बारे में हम ऐसे जानते हैं। अब इसको कहेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, इसमें इसका कहाँ से नाम आ गया, और सॉलिड एंगल है कि थोड़ा अपर्ची जैसा भले लग रहा हो, लेकिन हम अक्सर इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हम टेंट और ये कॉर्नर कोन ये सब से हम परिचित हैं, तो जनरली हम इसको जानते हैं। तो इसलिए एक हमारे लिए बहुत नई चीज़ नहीं है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये जो अब यूनिट वेक्टर्स और इनके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये जो सरफेस एलिमेंट लिया हुआ था ना, यहाँ पर कंसिडर क्या किया गया है कि जो सरफेस है वो उसका बहुत छोटा एरिया है, मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, ऐसा है। क्योंकि अगर हम कोई इरेगुलर सरफेस ले लें, मान लेते हैं हम स्फेरिकल सरफेस ले लें, या नॉर्मली आपको हम अपना अगर हाथ ही हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत सारे फेसेस हैं, यहाँ की एरिया इधर है, यहाँ की एरिया इधर से दिख रही है, ये एरिया ऊपर से दिख रही है, ये एरिया उधर से दिख रही है, ये एरिया इधर दिख रही है, ये जो नेल है इधर से दिख रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जिधर से दिख रहे हैं वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो बड़े सारे यहाँ तो हर पार्ट का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अगर कोई प्लेन टेबल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, उसका एरिया वेक्टर वर्टिकल होगा। लेकिन अगर ऐसा कहीं एक कर्व्ड सरफेस है, तो हर छोटे छोटे पार्ट का एरिया वेक्टर क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होगा। तो जो हम यहाँ पर जो कंसिडर किया है इन्होंने, ये डायरेक्शन जो लिया हुआ है, एरिया वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल लिया हुआ है, तो वैसे पूरे एरिया नहीं लिया है कि अगर आपको हेमिस्फीयर है या स्फीयर है तो उसका एरिया वेक्टर किसी एक और होगा, पूरे स्फीयर का एरिया वेक्टर एक और नहीं होगा। स्फीयर पर हर छोटे छोटे पार्ट का एरिया वेक्टर, इसका इधर, इसका इधर, इसका उधर, इसका नीचे वाले का है नीचे, इस सरफेस का इधर, इस पार्ट का इधर, ऐसे से एरिया वेक्टर होगा। तो वहां पर क्या करेंगे, हर छोटे छोटे पार्ट का एंगल, सॉलिड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये दिया गया हो कि कहां पर सॉलिड एंगल लेना है। हाँ, ये चीज अलग है कि अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस है, अगर ये इसकी तरह, ये सरफेस क्या है,
पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। इस केस में क्या है, एरिया वेक्टर पैरेलल है। यहां पर देखिए क्या है, डेल्टा एस पैरेलल टू आर, ये यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि जो सरफेस एलिमेंट क्या है, इस वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तब के कंसीडरेशन है, तब का ये फॉर्मूला बन रहा है ऐसा। तो ये हो गए, हम इन्हीं के बारे में वो कह रहे थे, पिछली बार मैंने कहा था कि इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। अब कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर पॉइंट, वो वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, उसके अंदर, जैसे आप मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, या कोई पॉट है बंद, या कोई बॉल है बंद, उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट सोचिए ओ, तो उस पर पूरे सरफेस का कितना सॉलिड एंगल बनेगा, भले कैसा शेप हो, सॉलिड एंगल हमेशा कैसा बनता है, कितना बनता है, 4 पाई बनता है। क्योंकि आप ऐसे इमेजिन करिए, हर पार्ट का सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ऐसे ऐसे है कि नहीं। हेमिस्फेयर सोचिए कि एक पार्ट का सॉलिड एंगल कितना है, थोड़ा सा है, ऐसे कोन टाइप का दिख रहा है, सेंटर पर ही बनाइए। तो ऐसे अगर ये हेमिस्फेयर है, यहाँ पर ऐसे ये ऐसा है कुछ, है ना, इस तरह का ये सेंटर है, तो इस पार्ट का यहाँ सॉलिड एंगल इतना बनेगा, इस पार्ट का सॉलिड एंगल इतना बनेगा ऐसे, इस पार्ट का सॉलिड एंगल ऐसे इतना बनेगा, ये सब पूरा ऐड करके पूरे पार्ट का सॉलिड एंगल ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाता है, 2 पाई। तो ऊपर वाले आधे स्फेयर का सेंटर पर सॉलिड एंगल 2 पाई, तो नीचे जब पूरा स्फेयर है तो नीचे वाले पूरे आधे स्फेयर क्या हो जाएगा, वो भी 2 पाई इधर से होगा। तो 2 पाई इधर से, 2 पाई इधर से, 4 पाई होता है। तो ये स्फेयर के लिए या सेंटर के लिए ही बस नहीं सही है, हर शेप के लिए सही है। आप जिस कमरे में यहाँ पर खड़े हैं, हम इस पॉइंट पर कहने लगे कि इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर पूरे रूम का कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, तो क्या करेंगे, हम कोई एक एरिया एलिमेंट यहाँ छत पे कंसीडर करेंगे, वहाँ से कंसीडर करेंगे, और वो मान लेते हैं वो बढ़ रहा है एरिया, तो एरिया बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, ये पॉइंट हमारे फिंगर के पास है यहाँ पर, तो वो अगर बाउंड्री उसकी बड़ी हो रही है उस सरफेस की, तो बाउंड्री बड़ी होते 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 कहाँ आएगा, पूरा ये रूफ कवर कर लेगा। फिर वो बाउंड्री कैसे आएगी, दीवार के सहारे नीचे आएगी, फिर वो बाउंड्री पूरा दीवार के सहारे क्या होगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, इसके इस पॉइंट के पैरेलल में ऐसे आ जाएगी, तो पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक कितना, 2 पाई सॉलिड एंगल बनेगा। और वैसे ही नीचे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर कोई उसकी बाउंड्री ले लीजिए कोई सरफेस की, और वो बड़ा हो रहा है सरफेस, तो उसकी बाउंड्री ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगी, तो नीचे से भी बढ़ते बढ़ते दीवार के सहारे ऊपर बाउंड्री आएगी, तो ये यहाँ पर इधर से 2 पाई और ऊपर से 2 पाई। किसी भी क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल अंदर में, सरफेस के अंदर कितना बनता है, 4 पाई। तो याद रखिए ये सब चीज़ें, इंटीरियर के किसी पॉइंट पर 4 पाई एंगल बनता है, सॉलिड एंगल। तो एक चीज हम लोगों ने जो देखा, ये सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड, वेयर सबटेंडेड बाय स्मॉल प्लेन सरफेस एलिमेंट, बाय अ स्मॉल प्लेन surface element subtended at a given point. You can write, okay, a given point. When boundary points are connected to the given points, okay. So measure of this angle, measure of solid angle is what, this is there, omega equals delta s by r square when this surface is perpendicular to r, और this is position vector, इसके जब परपेंडिकुलर होता है तब होता है।
एक चीज़ हो गया। और इसके बाद इसकी मेजरमेंट, इसकी यूनिट आप स्टेरेडियन लिखते ही हैं। और जनरल फार्मूला इसके लिए ये है, यहाँ पर है, ठीक है ना, ऐसे ये सॉलिड एंगल हो गया। और किसी इंटीरियर पॉइंट पर, क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल कितना बनता है, 4 पाई। तो ये भी हम लोग कहीं मेंशन कर सकते हैं, टोटल सॉलिड एंगल formed by a closed surface at any interior point, अंदर किसी पॉइंट पर, any interior point is 4 pi. Okay, so remember these things. Okay, now to talk about electric field lines of system of charges. So let us move towards that. ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगी। तो लाइंस फिर आपको याद दिला देते हैं, हम लोगों ने बहुत बात किया इस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में है। इसी के नाम पर इनको माइकल फैराडे ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और इन लाइंस को उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा था, क्योंकि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इन्हीं की डायरेक्शन में होता है। लाइंस के पर जो आप डायरेक्शन देते हैं ना, एरो हेड देते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा गया था, लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन जब लाइंस ऑफ फोर्स, ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, एक मैग्नेट के चारों ओर छोटा कंपास ले जाते हैं, वो जिधर जिधर पॉइंट करता है उधर ही क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। लेकिन फोर्स उधर नहीं लग रहा होता। अगर किसी मूविंग चार्ज पर अगर फोर्स की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक लाइन अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहना फिर प्रॉब्लम वाला चीज़ होता है, फिर ये इसलिए मिसलीडिंग है, तो बोलते हैं कि ये मिसलीडिंग है। तो मैग्नेटिक लाइंस, भले मैग्नेटिक लाइंस क्या है, नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। Okay, so this is pictorial representation, a pictorial mapping of or visualizing of magnetic field in non-mathematically way. Okay, so consider 2 point charges. जो एक ने बात किया, किस पर हम बात कर रहे थे कि पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले आएंगे तो, so electric field lines, let's write electric field lines due to system of charges. So this is system of 2 point charges, and electric field lines we can draw easily. Suppose we can imagine a point charge, test charge here. When it is placed here, it will experience force due to positive charge in this direction, radially outward direction, radially outward होगा ना। और नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर फोर्स किधर होगा, फिर थोड़ा इधर होगा। और देख लीजिए कौन फोर्स स्ट्रांग होगा, अगर दोनों चार्ज क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, भले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों चार्ज अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पर इसका फोर्स आउटवर्ड इधर की ओर रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड होगा। लेकिन ये फोर्स कम होगा मैग्नीट्यूड में, इसलिए लेंथ क्या है, कम है। तो ये पॉजिटिव, ये फोर्स है, एफ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये फोर्स है। अब इससे क्या होगा, तो यहाँ जो चार्ज रखेंगे रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स तो फिर ऐसे होगा ना, ये रिजल्टेंट फोर्स इधर की ओर होगा ऐसे। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, यहां पर
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो छोटा सेगमेंट होगा वो ऐसे ही मुड़ा होगा। अब यहाँ पर इमेजिन करिए कि एक पॉइंट ए ले लीजिए, वही टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले आएंगे, तो टेस्ट चार्ज पर इसका फोर्स फिर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अब थोड़ा दूर हो गया, पहले तो यहाँ था, पहले यहाँ था, अभी क्या हुआ, ये इतना दूर चला गया तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, इसका फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा और वो कैसे हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड ऐसे हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, देख रहे हैं, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा फील्ड। तो यहां पर इधर की ओर फील्ड है, यहां पर ऐसे फील्ड है, और अगर कोई यहां इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इस पर फोर्स इधर लगेगा, इधर की ओर। लेंथ देख कर मत सोचिए कि उधर क्यों जा रहा है, ये इस पॉइंट पर फोर्स है ना, इस पॉइंट पर फोर्स है। तो कितना फोर्स है ये दिखाने के लिए लंबा में खींच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इधर यहाँ फोर्स लग रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। और इसका फोर्स क्या है, अवे डायरेक्शन में, थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट देखिए क्या होगा, ऐसे। तो इस पॉइंट पर ऐसे हो, तो सोचिए कि इस पॉइंट पर इधर फील्ड की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर इधर फील्ड की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ऐसे फील्ड की डायरेक्शन है। कुछ लग रहा है ना कि कुछ ऐसा होने वाला है लाइन। और ये अगर यहाँ पर आएंगे तो टेस्ट चार्ज लेकर के, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, यहाँ ले आएंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ लगेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। यहाँ ऐसे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा, और यहाँ रखेंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा। इस तरह से क्या होगा ना, तो हमें पैटर्न कुछ समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में ही है, किधर लाइंस, उसकी लाइंस किधर किधर जा सकती हैं, कैसे पैटर्न बन सकता है। तो ये पैटर्न देखिए, ये इसको हम ड्रा किया हुआ छोड़ देते हैं, एक नया ड्रा कर देते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ऐसा। तो ये स्टार्ट दे करेंगे, ड्रा करने की टेक्निक क्या है। पहले यहाँ पर क्या करिए, ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा कर लीजिए लाइंस। थोड़ा सा इस स्लिपरी है ना, थोड़ा बोर्ड ऐसा है, स्लिप कर जा रहा। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड राउंड यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे पहले ड्रा कर लीजिए। अब क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वैसे ही कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट अब भी होगी और ये यहाँ पर जाके टर्मिनेट हो जाएगी। दिस लाइन विल फॉल ऑन द नेगेटिव चार्ज, सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। तो ऐसा देखिए, ये ऐसे लाइन है यहाँ पर, तो ये हो गया, और ये इस तरह से। तो पहले परपेंडिकुलर लाइन, थोड़े से प्रोजेक्शंस ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, उसके बाद मिलाइए। ऐसे इधर से और इधर से भी आएंगे तो ये कुछ इस तरह से, इस तरह, ठीक है। तो ये लाइंस कैसे हैं, देखिए यहाँ से अवे की ओर ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ मैग्नेटिक लाइन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर ज़रूर है। ये लाइंस कभी किसी जगह लौट नहीं रही हैं। अगर मैग्नेट यहाँ होता, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता, यहाँ साउथ पोल होता, तो क्या हो रहा होता उस समय, ये लाइन जाती ऐसे तो अंदर अंदर ऐसे लौट के आती, ऐसे अंदर डायरेक्शन होती, यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होती है ना। यहाँ से लाइन ऐसे निकलती तो ये यहाँ जा कर के ऐसे अंदर, ये ऐसे डायरेक्शन होती, और ये इधर, और यहाँ लाइन ऐसे और यहाँ लाइन ऐसे अंदर आती, तो इधर अंदर डायरेक्शन ऐसे होती। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी हाल में ये लाइन अगर ऐसे जा रही है ना, बस यहीं ख़त्म, वापस लौट के नहीं आ रही है। ये जो भी लाइन ड्रा करेंगे ऐसे ही ड्रा करेंगे। तो ये अब ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ कुछ ड्रा कर सकते हैं। अब हम दो पॉजिटिव चार्जेस को ले लेते हैं कि अगर दो एक सेम नेचर के चार्जेस हों, दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो सकता है शेप, थोड़ा सा वो भी
देख सकते हैं पैटर्न इसका, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज। फिर वही कहेंगे कि आप पहले क्या करिए, प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री पर, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और एक जैसा एकदम, तो सिमेट्री इससे बनेगी तो ठीक रहेगा, आप ड्रॉ करने में इजी भी रहेगा और ऑड भी नहीं लगेगा। ऐसा होगा। अब ये दोनों लाइंस कितने हैं, आउटवर्ड होंगे, फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो अवे जाएगा और यहाँ भी ले आएंगे तो अवे जाएगा, तो डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी। अब सोचिए कि टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, फोर्स की इधर थोड़ा ज़्यादा फोर्स होगा क्योंकि इससे पास में है, और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, तो ऐसे होगी। अब लेकिन ये फोर्स मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम हुआ क्योंकि ये दूर है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज से दूर है, तो ऐसे बनेगा। अब रिजल्टेंट कैसे बन रहा है देखिए, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड लाइन ऐसे मुड़ी होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या है, इस पॉइंट पर यहाँ भी इधर की ओर फोर्स थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन फोर्स आउटवर्ड ही होगा, ठीक है, और ये रेडियली आउटवर्ड इसका भी होगा, ये है। अब दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा देखिए, ये ऐसे होगा, तो यहाँ फील्ड लाइन ऐसे होगी। और यहाँ पर क्या हाल होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ लेते थोड़ा आसान रहेगा, एक में मिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स फर्स्ट चार्ज का ऐसे होगा, इधर की ओर बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, और इसका इधर फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ऐसे। तो रिजल्टेंट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है। तो जो पैटर्न बनता है लाइंस का, वो पैटर्न कैसे बनेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे बनेगा, इधर बनेगा। तो इनको अगर हम ड्रॉ करें थोड़ा ठीक से, तो ये चीज़ कैसे बनती है, जैसे लगता है कि लाइंस रिपल कर रही हैं इस तरह से, ये ऐसे कट नहीं करेंगी, रिजल्टेंट लाइंस हैं ये, याद रखिए कि रिजल्टेंट लाइंस हैं, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं। लाइंस अलग अलग सोचेंगे तो इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो वो रिजल्टेंट लाइन होती है। इसलिए सिस्टम ऑफ चार्जेस की लाइंस रिजल्टेंट लाइंस हैं, और उनको हम आराम से ऐसे ड्रॉ करते हैं और इस तरह थोड़ी सिमेट्री दिखेगी। अगर चार्ज इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, तो आउटवर्ड लाइंस होंगी और इस तरह से आपका एक पैटर्न बन गया, ठीक है, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही 3 चार्जेस हैं तो 3 का बन सकता है, और 2 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती हैं। तो 2 चार्जेस का थोड़ा आसान है बनाना, हम बना सकते हैं, तो इसलिए आपको ये बना के दिखा दिया। तो हम समझते हैं कि अब ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है, तो अच्छा है, ठीक है। अब बाकी इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे अगले वीडियो में, तो ज़रूर साथ निभाइएगा और बढ़िया से इस चीज़ को जो अभी बात हुई है उसको देख लीजिएगा। कोई ना समझ में और समझ में आ गया तो इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।